Assalamu alaikum, dear students. I am Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and today's our topic of discussion is nervous disorder. आप जानते हैं नर्वस सिस्टम को हमने डिस्कस किया, इसमें मुख्तलिफ तरह के डिसऑर्डर्स हैं। हम यहाँ पे जो बुक में दिए गए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीन चीज़ें देखेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है। अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं राइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नर्वस डिसऑर्डर। हम नर्वस डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, इससे पहले हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया है, तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है नर्वस डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स, वैसे तो डिसऑर्डर्स की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो आपकी बुक में है उन्हीं को मेंशन करेंगे। उनमें सबसे पहला जो है पार्किंसन डिजीज़ है। स्टूडेंट, पार्किंसन डिजीज़ और उसके बाद एपिलेप्सी है और लास्ट पे हम अल्जीमर्स को भी डिस्कस करेंगे। अब ये जो डिसऑर्डर्स हैं, इनमें हमने डिस्कस क्या करना है कि सिम्टम्स कौन सी हैं, कब डिजीज़ होती है और इसके बाद फिर इनका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो ये पार्किंसन डिसीज़ जो है सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके सिम्टम्स हम बता देते हैं कि इसके सिम्टम्स कौन सी हैं। इट मे बी शॉर्ट क्वेश्चन और एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। नर्वस डिसऑर्डर कंप्लीट। स्टूडेंट, सिम्टम्स में देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि इसमें इनवॉलंटरी ट्रीमर्स लगते हैं। इनवॉलंटरी ट्रीमर्स हैं। इनवॉलंटरी ट्रीमर्स। ट्रीमर्स होता क्या है स्टूडेंट्स? ये हम कह सकते हैं रिदमिक मूवमेंट है। रिदमिक मूवमेंट यानी कि ऐसी मूवमेंट्स जो एक रिदम में बार बार क्या होती रहती हैं, रिपीट होती रहती है। स्टूडेंट्स, हम ऐसे भी कहते हैं कि इसमें जो मोटर पावर है, जो मोटर पावर है, मोटर पावर दैट इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि ये ऐसे ख़त्म हो जाती है। मोटर पावर आप ऐसे कह सकते हैं कि मोटर नर्व्स के अंदर जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्यों है? दैट इज़ ड्यू टू द रिजिडिटी। ये रिजिडिटी की वजह से, रिजिडिटी इन द मसल्स यानी कि तनाव आ जाता है। और दूसरा हम कह सकते हैं डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, वो डेड होना शुरू हो जाती हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। आप ऐसे कह सकते हैं डिकम्पोजिशन की तरफ जो है उसको लेके जा रहा होता है। स्टूडेंट, इसमें हमने ये कहा तो मोटर पावर बेसिकली डिमिनिश्ड हो रही है, डीजनरेशन हो रही है, रिजिडिटी हो रही है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मेंटल फैकल्टी में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो मेंटल फैकल्टीज़ जो होती हैं दैट इज़ अनअफेक्टेड, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो ऐसा वैसे ही रहती हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये कहा कि इनवॉलंटरी ट्रिमर्स हैं, पावर मोटर पावर जो होती है वो डिमिनिश्ड हो जाती है। मोटर पावर का मतलब ये होता है कि मोटर नर्व्स होती हैं वो अनएबल टू ट्रांसपोर्ट द नर्व इम्पल्स। रिजिडिटी की वजह से डिजनरेशन होना शुरू हो जाती है, मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ रोल जो है उसमें होना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट, इसका जो कॉज है वो कॉज क्या है? स्टूडेंट, कॉज की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम कहते हैं डेथ ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। डेथ ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। ये डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, आप जानते हैं डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और इसको प्रोड्यूस करने वाले सेल्स जो होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। वो सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं। जब ये डेड हो जाते हैं देन हम कह सकते हैं नो डोपामिन। डोपामिन जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं होती, नो डोपामिन। तो जब डोपामिन की प्रोडक्शन नहीं होती तो ये ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वो ब्रेन या मोटर नर्व्स होती हैं वो प्रॉपरली फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाती। तो स्टूडेंट, इसके अगर हम ऑनसेट की बात करें कि ये डिज़ीज़ होती कब है, मतलब किस एज में आके हो रही होती है, ऑनसेट यानी कि ये डिज़ीज़ होती कब है, इसकी एज कब है, तो ये 50s और 60s की एज में जो है वो हो रही होती है। यानी 60s और 50s ईयर्स ओल्ड एज जो पीपल्स होते हैं उनके अंदर ये मोस्टली जो है वो हम कह सकते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ जो है वो अपीयर होती है। स्टूडेंट्स, इसके ट्रीटमेंट्स की बात की जाए कि इसमें क्या ट्रीटमेंट क्या हम दे सकते हैं, क्या हो सकता है जो इनको ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, एक एल डोपामीन होती है। एल डोपामीन का मतलब लीवो डोपामीन हम सिंपल कह सकते हैं, जो हम पेशेंट्स को दें तो वो ठीक हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स, एक प्रोटीन होती है GDNF जिसमें ग्लियल डिराइव्ड डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक
न्यूरोट्रॉफिक न्यूरोट्रॉफिक GDNF, न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स हमसे कहते हैं, फैक्टर्स। इसका अगर हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बनाएं, हम GDNF के नाम से मेंशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो ग्लायल डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर प्रोटीन है, ये प्रोटीन बेसिकली हम कहते हैं कि यूजफुल टू टेक बूस्ट अप द अपटेक ऑफ डोपामीन, यानी कि ये क्या कर देती है, बूस्ट अप कर देती है किस चीज़ को, अपटेक ऑफ डोपामीन को, यानी कि डोपामीन की जो अपटेक है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है, बढ़ा देती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने तब ऑब्ज़र्व किया जब हमने इसको इंजेक्ट किया लैब रैट्स और मंकीज़ के अंदर, रैट्स और मंकीज़ के अंदर, यानी कि जब हमने लैब के अंदर जो मौजूद रैट्स और मंकीज़ हैं उनके अंदर जब हमने ये इंसर्ट किया, तो अब तब हमें पता चला कि ये जो GDNF एक प्रोटीन है, यानी कि ये एक प्रोटीन होती है, सेल लाइन प्रोटीन, इट इज़ यूज टू बूस्ट द अपटेक ऑफ द डोपामीन। इससे हम डोपामीन की अपटेक को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। सो इन दिस केस इट कैन बी यूज्ड, इस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूचर में सोचा जाता है, अगर हम बात भी करें फ्यूचर में, तो फ्यूचर में मे भी हो सकता है इसको यूज़ किया जाए एज़ फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट इन द ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस में इसके ट्रीटमेंट को यानी कि पार्किंसन के डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये पार्किंसन डिजीज़ थी जिसके अंदर हमने किस चीज़ को डिस्कस किया, सिम्टम्स को डिस्कस किया, उसके कॉजेज़ को डिस्कस किया, उसका ऑनसेट मतलब कि ये कब होती है, और इसका जो ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो हम कब ले सकते हैं, वो इसमें आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जब ये ट्रेमर्स लगते हैं या कन्वर्जेंस होती हैं, तो उसके लिए हम एंटी कन्वल्सिव मेडिसिन जो हैं उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है, दैट इज़ नोन एज एपिलेप्सी, उसको हम एपिलेप्सी के नाम से मेंशन करते हैं, एपिलेप्सी। स्टूडेंट्स, एपिलेप्सी की जब हम बात करते हैं तो इसे हम मिर्गी भी कहते हैं, मिर्गी, ठीक है। अब ये मिर्गी का दौरा पड़ना, ये तो बड़ा हम कहते हैं बहुत ही कॉमनली हमने सुना भी होता है और समटाइम तो पेशेंट्स को देखा भी होता है। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वल्जन्स, यानी कि इसमें क्या होती हैं, कन्वल्जन्स होती हैं। सिम्टम्स की बात करें तो कन्वल्जन्स का मतलब होता है ऐसे झटके लगना, झटके लगना इस तरह से हम कह सकते हैं दैट इज़ अ ट्रांजिएंट स्टेट, या वैसे कह सकते हैं ट्रांजिएंट हम बेसिकली इन बिटवीन को कहते हैं, या ट्रांजिटिव के नाम से भी मेंशन करते हैं। ट्रांजिएंट स्टेट होती है ऑफ मोटर, सेंसरी, और यू कैन से दैट साइकिक और यानी कि इस तरह की जो इसमें पेशेंट्स होते हैं उनमें मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और साइकिक, या फिर हम कह सकते हैं इनवॉलंटरी कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस, जैसे कि हमने ऊपर भी मेंशन किया, इस तरह की अपीयरेंस आती है। यानी कि वो मेंटल स्टेट जो है वो प्रॉपर्ली डिसाइड ही नहीं कर पाती कि क्या होता है, किस तरह से होता है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कन्वर्जेंस जो है वो मेन कॉमन इसके सिम्टम्स में आ जाता है, और इसमें हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो कंडीशन हो जाती है वो अनकॉन्शियसनेस जैसी हो जाती है। अनकॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि एज सच हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि पेशेंट्स डिड नॉट हैव कंट्रोल ऑन द सेंसेस। पेशेंट जो होता है, जो पेशेंट जिसमें ये डिजीज़ होती है, हैव नॉट कंट्रोल ऑन सेंसेस, उसका सेंसेस पर कंट्रोल नहीं होता, हैव नॉट कंट्रोल ऑन सेंसेस। तो वो सेंसेस को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी कि उसकी बॉडी की मूवमेंट और ओवरऑल उसके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये सिचुएशंस जो है वो किस में होती है, एपिलेप्सी में होती है। स्टूडेंट, इसमें अगर हम कॉज देखें ना, बेसिकली इसकी वजह क्या होती है, या इसके जो कॉज है मेनली, तो इसका कॉज होता है एब्रप्ट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यानी कि इसमें हम कहते हैं एब्रप्ट electric discharge abrupt electric discharge in gray matter में abrupt electric discharge होता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो abrupt electric discharge है ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है,
और यू नो दैट ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स पूरी बॉडी के मुख्तलिफ मसल्स को, ग्लैंड्स को, पार्ट्स को नर्व इम्पल्स ट्रैवल करते हैं। जैसे ही नर्व इम्पल्स जाता है पूरी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी मसल्स में, तो वो सारे एक ही दम में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे बंदा जैसे एक दफ़ा सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें तो ऐसे सुकड़ सा जाता है, या आप ऐसे आप कह सकते हैं कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट होती है। तो उसमें इवन ऐसी भी सिचुएशन होती है कि अगर दांतों के दरमियान में अगर ज़ुबान आ जाती है और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ज़ुबान कट भी हो जाती है। तो इट मीन टू से कि ओवरऑल कॉज की बात करें ना, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है वो ग्रे मैटर में होता है, ये इसकी मेन हम कह सकते हैं वजह है। अब इसी को चीज़ को इंक्रीज करने के लिए, एग्रावेट करने के लिए भी चीज़ें मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल आर यू कैन से दैट कि अगर हम उस पेशेंट को इमोशनल डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस, स्टूडेंट्स जब हम इमोशनल डिस्टर्बेंस की बात करते हैं तो इट्स आल्सो हैव ट्रिगर रोल, ये भी इसी को ट्रिगर रोल आप कह सकते हैं कि इसमें रोल प्ले कर रहा होता है। ये भी इसको ट्रिगर अप करता है, मतलब इंक्रीज़ कर देता है, इसको स्टिमुलेट करने में इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट इसी तरह से अल्कोहलिक एग्रावेट होते हैं। अल्कोहलिक एग्रावेट का मतलब ये है कि अगर अल्कोहल यूटिलाइज करते हैं तो उस वक्त भी क्या हो जाता है, ये इंक्रीज़ कर जाता है, उसकी सिचुएशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि इसके सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं, ये अपना यानी कन्वर्जन्स जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। स्टूडेंट्स इसकी ऑनसेट की बात की जाए, मतलब ये डिज़ीज़ होती कब है, तो बेसिकली इसका कहा गया है कि बिफोर 30, यानी कि 30 साल से पहले जो है वो इसमें डिज़ीज़ जो है वो होगी। अब अगर इससे लेटर होती है, यानी कि अगर 30 एज तक हो जाती है तो वो तो इसमें आ गया। इफ़ देयर इज़ लेटर एज, अगर इसके बाद होती है, देन इट कैन बी नॉन एज ऑर्गेनिक डिजीज़। स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक डिजीज़ का मतलब ये होता है कि ये डीजनरेटिव है विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो बॉडी में डीजनरेशंस होती हैं, एजिंग होती है। तो इस एजिंग की वजह से, यानी कि डीजनरेशन की वजह से जो डिज़ीज़ होती है उसको हम ऑर्गेनिक डिजीज़ के नाम से मेंशन कर रहे होते हैं। स्टूडेंट इसमें एक और बात की जाए तो यहाँ पे ऑनसेट के बाद हम इसकी बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली क्या है। तो स्टूडेंट जब एपिलेप्सी की बात करते हैं तो एपिलेप्सी का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी एक टेस्ट करवाते हैं। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी इंसेफेलोग्राफी एक टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम EEG के नाम से मेंशन करते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। अब इसका अगर ट्रीटमेंट देखा भी जाए, हम अगर सजेस्ट भी करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स जो है वो यूटिलाइज करवाते हैं। एनी कन्वल्सेंट ड्रग्स जो हैं उनको क्या करवाते हैं, यूटिलाइज करवाते हैं। तो स्टूडेंट ओवरऑल अभी जो हमने डिस्कस किया है, पार्किंसन की डिजीज़ किया है। पार्किंसन डिजीज़ जो होती है ना, ये स्लोली प्रोग्रेस करती है, स्लोली प्रोग्रेस कर रही होती है। स्लोली प्रोग्रेस करने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो पेशेंट होता है वो थोड़ी सी लॉन्ग लाइफ जो है वो सरवाइव कर सकता है, मतलब कि उसकी ज़िंदगी जो है वो लंबी होती है। लेकिन ऐसा जिसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैसी ज़िंदगी लंबी होती है, कि इसकी प्रोग्रेस स्लोली होती है। अल्टीमेटली तो इसमें हम कह सकते हैं पेशेंट जो है वो डेथ की तरफ ही मूव कर रहा होता है, लेकिन ये स्लोली प्रोग्रेस करने की वजह से ये आहिस्ता 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 स्प्रेड करती है। इसमें ट्रिमर्स लगते हैं और ये रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं, जो मोटर पावर इसमें बेसिकली डिमिनिश्ड होती है, मेंटल डिफिकल्टीज इफेक्ट नहीं होती हैं। मेन रोल जो है वो किस चीज़ का है, डोपामीन का है। ऑनसेट की बात की, इस तरह से ट्रीटमेंट है, इसमें हम एल डोपामीन यूज़ करते हैं और ये प्रोटीन है जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसका हमने एक्सपेरिमेंट भी किया। एपिलेप्सी की बात करें तो ये इसके सिम्टम्स में आता है, ये उसके कॉजेज़ हैं, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ग्रे मैटर के अंदर, और इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है इसको ट्रिगर करती है। अल्कोहल को यूटिलाइज करें तो एग्रेवेटिव होती है। ऑनसेट अगर 30 से पहले है तो मोस्टली होती है, अगर इससे बाद होती है ऑर्गेनिक डिजीज़ कहलाती है। ट्रीटमेंट जो है वो इसका हमने एक टेस्ट बताया, इस टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एक ड्रग्स बताई हैं, इन ड्रग्स से हम इनको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं एज जस्ट ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है, कि उस सिम्टम्स को रोकने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट डिसऑर्डर है जिसको हम अल्जीमर्स डिजीज़ के नाम से जानते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड के अंदर। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस डिसऑर्डर्स, जिसमें एक थर्ड डिसऑर्डर है जिसको हम अल्जीमर्स डिजीज़ के नाम से मेंशन कर सकते हैं, अल्जीमर्स डिजीज़ जिसमें मौजूद है।
स्टूडेंट्स, जब हम अल्जीमर डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि ये फर्स्ट टाइम 1907 के अंदर अलाइस अल्जीमर ने इसको डिस्क्राइब किया था। उसी के नाम पे फिर इसको अल्जीमर डिजीज़ के नाम से मेंशन किया। इसने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया। इसमें होता क्या है, सिम्टम्स क्या है? सो इन सिम्टम्स में हम कहते हैं कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो सिम्टम्स एज लाइक डिमेंशिया, जैसे लोगों डिमेंशिया की होती ना वैसे इनकी थी। डिमेंशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस। ऐसे पेशेंट्स जिनकी मेमोरी लॉस हो जाती है उनसे इनकी सिम्टम्स मिलती जुलती थी। अब आप जब बात जानते हैं कि मेमोरी लॉस जो है दैट इज़ ड्यू टू द डैमेजिंग इन सेरिबलम और हिप्पोकैम्पस, तो उसमें बेसिकली डिजीज़ आने से, प्रॉब्लम आने से, डैमेज होने से मेमोरी लॉस हो सकती है। तो इनकी मेमोरीज आप ऐसे कह सकते हैं लॉस हो जाती है, वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तो इसकी सिम्टम्स बिल्कुल उनसे मिलती जुलती थी। इसके कॉजेज़ की बात करें तो स्टूडेंट इसके कॉजेज़ जो हैं वो हम कह सकते हैं इंक्रीज इनटेक ऑफ एलुमिनियम, यानी कि एलुमिनियम जो है अगर इसको इनटेक किया जाए ज़्यादा अमाउंट में तो ये एक हो सकता है। दूसरा हम कह सकते हैं इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब जेनेटिक्स में कोई ना कुछ चेंज आ सकता है, जेनेटिक्स इसकी वजह हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये जेनेटिक्स का चेंज आने की वजह से हम कह सकते हैं दैट रन फैमिलीज टू फैमिलीज, ये एक फैमिली से दूसरी फैमिलीज में क्या होती हैं, रन करती हैं। रन फैमिलीज टू फैमिलीज, ये इस वजह से इनकी मूवमेंट होती है। स्टूडेंट्स, ये जो अल्जीमर डिजीज़ होती है इसका हम कह सकते हैं कि ऑनसेट होता है वो 30s की एज में ऑलमोस्ट जो है वो इसका ऑनसेट होता है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 30s की एज में इसका ऑनसेट काउंट किए जाते हैं। स्टूडेंट, जब इसके ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट मौजूद ही नहीं है, तो हम कंसिडर करते हैं देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, इसमें ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ये इसके मतलब ओवरऑल हम इसके मुतालिक डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, एक और बात भी मेंशन कर सकते हैं मेमोरी लॉस से रिलेटेड कि इसमें जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, उनमें डैमेजिंग होती है। तो ये ऐसा हो रहा होता है एज लाइक आई हैव प्लेस्ड हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रम, उसमें डैमेज की वजह से अल्जीमर डिजीज़ जो है वो हो सकती है। स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस सिस्टम। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस सिस्टम, ड्रग्स ऑन नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, जब हम इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं तो इसमें मेनली जो है वो निकोटीन इसका जिक्र आता है कि हम निकोटीन इंटेक करते हैं। वैसे तो बहुत सी ड्रग्स हैं जो नर्वस सिस्टम का अफेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो इफ़ेक्ट ऑफ निकोटीन जो है उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, निकोटीन जो होती है मिमिक करती है, मिमिक एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, और ये एसिटाइल कोलिन जो है या आप ऐसे कह सकते हैं उसको मिमिक करती है। ये तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये नर्व इम्पल्स जनरेट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब देखिए जो निकोटीन है इसको भी जब एक्ट करती है ये एसिटाइल कोलिन के ऊपर, तो ये एक्ट करती है एक्ट अपॉन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। किसके ऊपर? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। अब जब ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे काम करेगी, उस पर एक्ट करेगी, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। हम कह सकते हैं जनरेट नर्व इम्पल्स, इसमें नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। जैसे इसमें नर्व इम्पल्स जनरेट होगा तो बहुत से रिएक्शंस जो हैं वो इसकी वजह से आप ऐसे कह सकते हैं स्पीड अप हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, या उनमें चेंजेस आ सकते हैं। लाइक दैट अगर हम कहते हैं अगर हम निकोटीन इनटेक कर रहे हैं तो देयर्स इंक्रीज इन हार्ट बीट, हार्ट रेट भी कह सकते हैं, हार्ट रेट में ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है। ब्रीदिंग भी हम समटाइम कहते हैं ज़्यादा हो जाती है, इसमें हम ऐसे भी कहते हैं प्रमोट डाइजेशन। ये डाइजेशन को क्या कर देती है, प्रमोट करती है। इन अदर रेफरेंस यू कैन सी दैट रिलेटेड टू डाइजेशन दिस कैन ऑल्सो कॉज वॉमिटिंग, ये वॉमिटिंग की तरफ भी लीड कर सकती है। एज वेल इट कैन ऑल्सो कॉज डायरिया, ये डायरिया भी कॉज कर सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसमें हम ये भी कहते हैं कि ये बहुत से ऐसे हैं जो कि रिलीफ पेन इन दैट सेंस, रिलीफ पेन, पेन को रिलीव करने के लिए भी हम पेन रिलीवर के तौर पे भी हम इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से कार्डियक आउटपुट जो है उसको भी बढ़ा देती है, कार्डियक आउटपुट जो है उसको भी इंक्रीज कर देती है। तो बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको यानी कि हम कह सकते हैं कि ये फास्ट कर देती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। इन दैट सेंस हमने कहा वॉमिटिंग कॉज कर सकती है, डायरिया कॉज कर सकती है, एज वेल वाटर रिटेंशन रिलेशन टू किडनी, वाटर रिटेंशन इसका मतलब होता है कि बॉडी के अंदर वाटर रिटेन जो होता है उसको करना शुरू कर देती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उसको ज़्यादा रिमूव करवाना शुरू कर देती है। रिलेशन टू किडनी, रिलेशन टू किडनी, किडनी से रिलेट करते हैं वाटर रिटेंशन जो है, इस तरह की भी सिम्टम्स अपीयर हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट तरह से हैं जो कि इसमें इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया कि मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं, हम इनको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, इनके कॉजेज़, सिम्टम्स, इन तमाम को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके साथ साथ ने हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स यानी कि निकोटीन का हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इनको भी हमने डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन नर्वस डिसऑर्डर, आपने तीनों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है और इसमें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी पॉसिबल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।